कुछ प्रॉब्लम है इसका मतलब, बिकॉज आई कांट सी यू, ब्लैंक स्क्रीन आ रही है बेटा। चलो कोई बात नहीं, आप चेक करो जब तक। अच्छा गाइज, हम लोगों ने लास्ट क्लास में टेस्ट लिया था आपका, मैंने आपको रिजल्ट भेज दिया है, सबके पास पहुंच गया रिजल्ट? कोई ऐसा जिसको पेपर नहीं मिला हो? मैंने सबको लिंक दे दिया था गूगल का। तो आई होप कि आप लोगों को अपनी गलतियां पता चली हों कि आपने क्या क्या गलतियां करी हैं। और मैं आप लोगों को एक इसकी आंसर की भी भेज दूंगा, ताकि आपके जो जो क्वेश्चंस गलत हुए थे, अगर आपको नहीं पता कि उसमें क्या गलती करी है, तो एक बार आप देख लो। और फिर जिसको समझ नहीं आया बेटा कि ये कैसे किया है, तो प्लीज़ मेरे से एक बार डिस्कस कर लेना, या मैं एक क्लास में अलग से डिस्कस भी कर लूँगा, लेकिन अभी नहीं करना चाहूँगा। अभी मैं नया चैप्टर शुरू करना चाहूँगा, तो आज तो मैं डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा उसके ऊपर। बट एक चीज़, कैसा लगा वैसे ओवरऑल टेस्ट देके? एनीबडी हु वांट्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, कोई भी रेज योर हैंड। हाँ परीक्षा, बताओ क्या कहना चाहते हो? मज़ा आया पेपर सर देके? अच्छा था सर, बुरा ही लगा, 2 सिली मिस्टेक्स थी। हाँ लेकिन अच्छा, पेपर था कैसा, आसान था मुश्किल था? आवाज़ नहीं आई परीक्षा तेरी। इजी था सर, तो अगली बार मुश्किल नहीं बनाना था। चाहिए। तो अगली बार इससे मुश्किल बनाएंगे फिर, हाँ। नहीं देखो, पता है क्या होता है, टॉपर। मैं एक फ्रेंकली एक बात बताऊं, आसान और मुश्किल बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जिसको आता होता है उसके लिए आसान हो जाता है, जिसको नहीं आता होता उसके लिए वही मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना? तो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ इज योर प्रिपरेशन। हाँ, मैंने एक रीजनेबल लेवल के क्वेश्चंस रखे थे, ऐसा मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, मैं ऐसा भी नहीं था कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस रखे थे, सारे ही मुश्किल मुश्किल थे या सारे ही आसान थे। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रखने की कोशिश की थी और रीजनेबल लेवल पे रखने की कोशिश की थी, बिकॉज दिस वाज योर फर्स्ट टेस्ट टू अंडरस्टैंड। और दिमाग में से बेटा ये निकाल दिया करो कि टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट का ना हवा बना देते हैं हम लोग। हमने कहीं ना कहीं ना अब तक जो, क्योंकि एक ये हमारी गलती नहीं है, टीचर्स की थोड़ी सी गलती भी है कि टीचर्स ने इतना प्रेशर बना रखा होता है टेस्ट का, मार्क्स का, तो इतना प्रेशर नहीं लिया करो। प्रथम, अनम्यूट करो बेटा। यस सर। हाँ भाई, तू पेपर नहीं दे रहा था पहले, अब देने के बाद मार्क्स सही आए, और आ सकते थे, बट जितने आए, यस ऐसा तो सर। नहीं था कि बिल्कुल भैया बिल्कुल कुछ आता ही नहीं था है। तो फिर इतनी टेंशन क्यों ले रहा था कि सर मैं अभी तैयार नहीं कर पाया हूँ, अभी मेरे को स्कूल की टेस्ट की तैयारी करनी है? वो इतना मुश्किल नहीं आया ना टेस्ट। दोबारा बोल। इतना मुश्किल नहीं आया ना टेस्ट। नहीं ऐसा नहीं है, यही मैं आपको समझा रहा हूँ, ये साइकोलॉजिकल होता है दिमाग में। सब लोगों को बता रहा हूँ, पता है ये 99%, और तेरे सिर्फ तेरे दिमाग में नहीं, औरों के भी आता है, सबके आता है बेटा। अगर मैंने भी कुछ चीज़ करनी होती है ना, टेस्ट देना होता है, कुछ भी करना होता है, तो ऐसे केस में दिमाग में आता है यार 2 दिन और आगे हो जाए किसी तरह से, यार ये अभी नहीं दूं, मैं बाद में दे दूं किसी तरह से। क्या तुझे क्या लग रहा है औरों के दिमाग में नहीं आता? हाँ, सबके दिमाग में आता है। बट बेटा यही चीज से तो ऊपर चलना है। ये जो टेंशन और ये जो डर होता है ना टेस्ट का, इसको निकालो दिमाग से। ठीक है? कभी भी इस चीज को, इसको पता है क्या बोलते हैं? प्रोक्रेस्टिनेशन, डेफर करना। जिस चीज का, जो चीज अच्छी नहीं लग रही होती, जिस चीज का करने का मन नहीं होता, उसको डेफर करते जाओ। अरे आज नहीं, कल करेंगे। हाँ? और ये हम बहुत करते हैं, सिर्फ आप नहीं, मैं भी करता हूँ, हम सब करते हैं। लेकिन बस ये फर्क होता है कि अगर हमें पता होता है ना उस चीज के बारे में कि हम ये चीज जो कर रहे हैं इसको प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, ये नहीं करना है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। वरना करते सब हैं, हम भी कर रहे होते हैं। क्या होता है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, मेरे पास 2 काम है, मान लो फॉर एग्जांपल 2 काम करने हैं। एक काम तो मेरा, एक काम तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरे काम में मुझे ये है, मुझे पता है कि यार इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, मन नहीं हो रहा अभी करने का, दिमाग लगाने का फॉर दैट मैटर। हाँ, तो क्या होगा, आसान वाला काम उठा लूंगा मैं भी। लेकिन अगर मुझे पता है कि यार दूसरा इंपॉर्टेंट है और मुझे करना है, मैं अवॉइड नहीं करना चाहिए मुझे, तो हो सकता है एक बार अवॉइड करूं, लेकिन अगर कॉन्शियसली दिमाग में होगा ना कि मुझे नहीं करना है अवॉइड, तो फिर मैं सेकंड टाइम उसको एज अ चैलेंज उठा लूंगा कि नहीं करना तो है। ठीक है? तो इसीलिए कभी भी इस चीज को, ये चीज ध्यान रखा करो, सबसे कमजोर चीज आपकी क्या रह जाती है? जिस चीज को आप डेफर कर रहे होते हो। तो कभी कोई चीज नहीं आती ना, उसको चैलेंज की तरह उठाया करो। ठीक है? अगर कोई चीज नहीं भी आती, कोई बात नहीं, कैसे नहीं आएगी, करते हैं एक बार भाई। हो सकता है किसी को आधे घंटे में आ जाए, मुझे 1 घंटे में आ जाएगी, उससे ज्यादा क्या होगा। मैं अपना अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। जब मैं आपको बताया था ना मैंने कि ऐसा नहीं था कि मैं कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट या बिल्कुल A1 मार्क्स आते थे मेरे, ऐसा नहीं था ना। तो मैं भी कई चैलेंजेस से गुजरा हूँ। अब मेरे लिए क्या होता था, बच्चे तैयारी करके बैठ जाते थे, जो चीज़ वो आधे घंटे में कर लेते थे, मेरे से तो आधे घंटे में नहीं हो पाती थी, क्योंकि एक डिफरेंस था कहीं ना कहीं लर्निंग के गैप में, है ना। तो इसलिए मुझे टाइम लगता था। तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस आइडेंटिफाई करी कि मेरी स्ट्रेंथ क्या और वीकनेस क्या। मेरी स्ट्रेंथ थी हार्ड वर्क। मैं हार्ड वर्किंग था, बहुत हार्ड वर्किंग था, अभी भी हार्ड वर्किंग हूँ, मेहनत बहुत करता हूँ, मेहनत से पीछे कभी नहीं डरता कि मेहनत नहीं करनी, शॉर्टकट मार लो ना, शॉर्टकट नहीं मारता मैं, मेहनत में विश्वास रखता हूँ। ठीक है? तो मेहनत बहुत करता हूँ। तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करी
क्या है, हार्ड वर्क। और वीकनेस क्या है कि मैं कुछ चीज़ों में अभी लैग करता हूँ, मेरी उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, कुछ क्लासेस में इतना अच्छे से नहीं कर पाया हूँ, ठीक है ना, तो उन सबको कवर अप करना है। तो मैंने अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम किया। क्या करेंगे भाई, बच्चे आधे घंटे पढ़ के निकल लेते हैं, उनका आधे घंटे में हो जाता है, मेरा 1 घंटे में होता है तो मैं 1 घंटा पढ़ूंगा। अगर मेरा 1.5 घंटा लगता है तो 1.5 घंटा पढ़ूंगा। उतना थोड़ा सा टाइम खेलने या और एक्टिविटीज में कम कर लिया। सो इट इज अपॉन यू। अगर आप बाकी बच्चों के साथ सोचोगे कि बाकी खेल रहे हैं मैं भी खेल लूँ और अपना उन चीज़ों में लग जाओ और अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस आइडेंटिफाई ना करो, तो फिर आप पीछे रह जाओगे भाई, ठीक है। तो अपने ऊपर ध्यान दो कि हमारी ज़रूरत क्या है, हम किन चीज़ के ऊपर काम करें। और कभी भी एग्जाम से डरना नहीं है बेटा, ठीक है। एग्जाम को कभी डरना नहीं है, एग्जाम को हमेशा इस तरीके से लो। मैंने आपको बताया था ना टेस्ट का मतलब क्या है, इट इज टेस्टिंग योर स्किल एंड नॉलेज, कि आपने जितना सीखा है क्या वो सफिशिएंट है, आपको चीजें सारी समझ में आ गई, ठीक है। टेस्ट का मतलब ये नहीं है कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हो। तो कभी भी अपने आप को मार्क्स से जज नहीं करना है बेटा, जज करना है गलतियों से, कि गलतियां क्या हुई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक तो अच्छी बातें भी बता देता हूँ टेस्ट के बारे में जो अच्छी हुई थी, और कुछ खराब बातें भी थी वो भी बता देता हूँ। एक सबसे अच्छी बात ये थी, सिर्फ प्रथम ने नरेशन नहीं लिखी थी, सबने नरेशन लिखी थी, और प्रथम अगली बार से नरेशन लिखी होनी चाहिए, ठीक है। मैंने क्लास में भी बताया था तेरे को कि देख तू नरेशन नहीं लिख रहा है, और यही होगा एग्जाम जब होगा तब याद नहीं रहेगा, फिर बिना नरेशन के करके आ जाएगा। सब ने नरेशन लिखी थी, एक तूने नहीं लिखी थी, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होनी चाहिए बेटा। और दूसरी चीज, सबने अच्छा फॉर्मेट बनाया था, फॉर्मेट वगैरह सबने बनाया था, हालांकि मैंने याद दिला दिया था आप लोगों को दोबारा, नेक्स्ट टाइम मैं याद नहीं दिलाऊंगा, आपको खुद याद रखना है, फर्स्ट टाइम था इसलिए मैंने याद दिला दिया था, बट स्टिल आप सबने करा। कुछ एक बच्चों ने हेडिंग नहीं डाली थी, बहुत कम बच्चे थे जिन्होंने हेडिंग नहीं डाली थी, इन दी बुक्स ऑफ और जर्नल ये नहीं लिखा था, या किसी किसी ने ऐसा किया था इन दी बुक्स ऑफ लिख के डैश डैश डाल दिया। अरे पढ़ो भाई, क्वेश्चन में लिखा है गरिमा की किताब बनानी थी, तो लिखो इन द बुक्स ऑफ गरिमा, ठीक है। तो ये चीजें अब अगली बार याद रखना बेटा, ठीक है। बाकी अदरवाइज मैक्सिमम बच्चों ने काफी नीट एंड क्लीन किया था, अगर ओवरऑल मैं आपको बताऊं, और सारी चीजें जैसे मैं आपको बोलता हूँ वो सब फॉलो करी थी। एक और चीज थी छोटी सी जो मेरे को याद आ रही है, कि जो वर्किंग मैंने आपको कही थी, कई लोगों ने पहले वर्किंग करी थी उसके नीचे आंसर लिख रहे थे, तो बेटा प्लीज ऐसे नहीं करा करो, वर्किंग बाद में आनी चाहिए, आंसर पहले आना चाहिए, वर्किंग बाद में। अब इसको करे कैसे, तो उसके लिए जगह छोड़ दिया करो। आपको पता है आंसर के लिए 3-4 लाइनें चाहिए, 4 लाइनें छोड़ दी, भाई जितनी लाइनें चाहिए वो उतनी लाइनें छोड़ दो, एक एक्स्ट्रा छोड़ दो, 5 छोड़ दो, कोई बात नहीं, उसके बाद से वर्किंग शुरू कर दो। बट एज ए एग्जामिनर हमारा ध्यान क्या होता है, पहले आंसर को देखने में, तो इसलिए हमेशा आंसर पहले लिखना है, वर्किंग बाद। क्लियर है बेटा, समझ में आई मेरी बात, ठीक है। चलो इतना काफी है अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और बात बता देता हूँ, अब आपका नेक्स्ट एग्जाम अकाउंटिंग इक्वेशन का होगा, तो प्लीज उसकी तैयारी शुरू कर दो। वैसे मैं सोच रहा हूँ अगली क्लास में ही ले लेते हैं आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का टेस्ट। आज मैं कराऊंगा आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो नेक्स्ट क्लास में, आज कुछ खास ज्यादा होमवर्क नहीं देने वाला मैं, कुछ बहुत ज्यादा होगा नहीं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही होंगे जो भी होमवर्क मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज कुछ ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, तो आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आप नेक्स्ट क्लास के लिए मान के चलो, नेक्स्ट क्लास में रख लें या ट्यूसडे को ही रखें, चलो ट्यूसडे रख लेते हैं, ट्यूसडे को रख लेते हैं, आपको सैटरडे संडे भी मिल जाएगा, तो आप ट्यूसडे का रख के चलो कि ट्यूसडे को आपका अब टेस्ट होगा अकाउंटिंग इक्वेशन का, ठीक है। अगेन थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों चीजें करनी है बेटा अच्छे से, और प्रॉपर फॉर्मेट हर चीज तरीके से तैयारी करके चलनी है। क्लियर है गाइस, तो ट्यूसडे को आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का टेस्ट होगा। आज हम लोग शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जर्नल आपका खत्म हो गया है, हाँ जी गाइस, और मेरे पास भी बुक आ गई है फाइनली, तो अब मैं आपको बुक से आराम से पढ़ा पाऊंगा, और मेरे को किसी से पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जरा एक बार नजर मार लेते हैं, मैं एक बार इंडेक्स पे भी नजर मार लेता हूँ, अच्छा लगता है थोड़ा देख करके हमने कितनी प्रोग्रेस कर दी है। और एक आदत बनाओ बेटा, आप लोगों को एक अच्छी आदत बता रहा हूँ, टू डू लिस्ट बनाया करो डेली की, कि आज मुझे करना क्या है, वरना पता है होता क्या है, आप टाइम के हिसाब से उसके टाइम के फ्लो में चले जाते हो, जो चल रहा है अच्छा जिसका प्रेशर है बस वो कर लिया, नहीं, टू डू बनाया करो, रोज का एक टू डू होना चाहिए। सुबह उठते ही मैं भी यही काम करता हूँ, आज भी करता हूँ, जब मैं डिलॉयट केपीएमजी में काम करता था तब भी करता था, जब मैं पढ़ाई करता था तब भी करता था। दिस इज अ वेरी बेसिक नेसेसिटी, कि आज के दिन में मेरे को क्या क्या चीजें खत्म करनी है, एक लिस्ट बनाओ, और फिर उसके ऊपर 1 2 3 प्रायोरिटाइज करो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये है, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या करा करो बेटा, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और जैसे जैसे होती रहे उसको काटो, बड़ा मजा आता है। मैं तो ये हो गया हो गया हो गया हो गया, छोटे छोटे काम भी होते हैं ना वो भी लिख लेता हूँ, मजा आता है काटने में, ठीक है। तो करा करो ये काम। चलो भाई देखे जरा एक बार, जरा इंडेक्स में देख लें, तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया, बेसिक अकाउंटिंग टर्म हो गया, थर्ड और फोर्थ चैप्टर अभी बचा है, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ चैप्टर अभी बचा है, सेवेंथ बचा है, ठीक है। तो थर्ड फोर्थ सिक्स्थ और सेवेंथ ये चैप्टर्स अभी बचे हैं।
8th हो गया हमारा, ठीक है। तो हमारा चैप्टर हो चुका है 1 2 5 और 8, 4 चैप्टर हो गए। एम आई राइट? सही बोल रहा हूँ? ठीक है, चलो। Yes, तो sir. आज हम लोग 6 चैप्टर कर रहे हैं। 6 चैप्टर क्यों करा रहा हूँ आपको? क्योंकि ये बिल्कुल जर्नल से रिलेटेड है। इनफैक्ट अगर हम टेक्निकली बात करें तो देखें तो ये तो जर्नल से पहले आता है, रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट, है ना, कि भाई डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या है, इसमें यही तो है इस चैप्टर के अंदर। वो तो हमने जर्नल करते करते ही शुरू में सबसे पहली क्लास में वही सीख लिए थे। तो मैंने इसको आपको एज अ चैप्टर अलग से नहीं कराया था, अब मैं उसको अलग से एज अ चैप्टर करा रहा हूँ। और कुछ चीजें मैंने छुड़वाई थी, जैसे मैंने आपको बताया था 2 अप्रोच होते हैं जर्नल एंट्री बनाने के, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। आज हम वही सब डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो आप देखोगे काफी सारी चीजें तो आप ऑलरेडी आपको आती हैं इस चैप्टर में जो मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो फोकस करना बेटा। देखो, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जितने जो भी हमारा अकाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, ठीक है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वो इस रूल से आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था 2 रूल्स होते हैं बेटा, 2 अप्रोच है। दो अप्रोच का मतलब क्या है? 2 रास्ते हैं जो एक ही मंजिल पे पहुंचेंगे। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। आपको अगर ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा या कौन सा क्रेडिट होगा, तो वो आप इस रूल से करोगे। अब 2 रास्ते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब जो पहले फॉलो किया जा रहा था, यानी जो ट्रेडिशनली पास्ट में किया जाता था। शुरू में जब अकाउंट सिखाते थे तो हम सिर्फ एक ही अप्रोच फॉलो कर रहे होते थे, ट्रेडिशनल अप्रोच। फिर जैसे जैसे अकाउंट्स इवॉल्व हुआ, जैसे जैसे अकाउंटिंग इवॉल्व होती गई, तो एक और आसान तरीका इवॉल्व हो गया कि यार ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इससे आसान तरीका एक निकाल लिया हमने, जिसको हमने बना दिया मॉडर्न अप्रोच। आसान भाषा में आपको समझाते हैं। आप पहले अगर आपने देखा हो, पहले रोड सड़क टूटी फूटी होती थी, हाँ, गड्ढे होते थे सड़कों पे, हाँ, और कोई कहीं से कहीं ऊंची कहीं नीची, ऐसी बड़ी अजीब सी रोड्स होती थी। आज की डेट पे जाओ तो मक्खन फ्लाईओवर, हाँ, फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर बने हुए। रिंग रोड पे चले जाओ, एक के बाद एक के बाद एक फ्लाईओवर बने हुए। तो ये सब क्या है? यही तो चेंज हो गया भाई अल्टीमेटली। अब सोच के चलो, इमेजिन करो आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है जो उबड़ खाबड़ सा है, विच इज ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है, और दूसरा रास्ता है फ्लाईओवर। तो आप कौन सा लेना चाहोगे? मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया था, फ्लाईओवर लोगे कि नहीं लोगे? भाई उबड़ खाबड़ रास्ते में मुश्किल से जाओगे, पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं है पहुंचोगे नहीं, पहुंच जाओगे, लेकिन थोड़ी मुश्किल आता है। तो जो आसान रास्ता है, जो फ्लाईओवर है, हम वो पकड़ेंगे ना, तो वो मॉडर्न अप्रोच है। लेकिन आने दोनों चाहिए। हाँ, हम प्रैक्टिकली जब भी लगाएंगे तो हम कौन सा लगा रहे होंगे? मॉडर्न अप्रोच। लेकिन आपको ट्रेडिशनल अप्रोच भी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफिकली ऐसे करके भी आ सकता है, ट्रेडिशनल अप्रोच से करके दिखाओ कि जर्नल एंट्री कैसे बनेगी। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में यही सिखाया जा रहा है, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से जर्नल एंट्री कैसे बनेगी और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, ठीक है। पहले हम मॉडर्न अप्रोच पे आ जाते हैं, क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसीलिए पहले मैं मॉडर्न अप्रोच डिस्कस कर लेता हूँ। देखो भाई, मॉडर्न अप्रोच में जितने भी अकाउंट्स होते थे, हमने उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था, ठीक है। कौन कौन सी कैटेगरी थी? AELIC, याद करो, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल। AELRC, सॉरी, आपके लिए LRC कर दिया था मैंने, है ना। तो एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल। क्लियर? ये 5 हमारे हेड्स थे बेटा, जिनमें हमने इसको डिवाइड कर दिया था। क्लियर गाइस? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बिकॉज मेरी स्क्रीन पे आप हैंग होते हुए दिख रहे हो। Guys, can you hear me? If you can hear me, give me a thumbs up, please. Guys, can you hear me now? Yes, sir. आई थिंक कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था बीच में, तो आवाज़ चली गई थी। मैं दोबारा से बताता हूँ। तो हम लोग मॉडर्न अप्रोच की बात कर रहे थे। मॉडर्न अप्रोच में गाइस प्लीज़ अपने अपने कैमराज ऑन कर दो, थोड़ा सा अजीब हो जाता है, सारे लोग कैमराज ऑफ कर लेते हैं, तो प्लीज़ ऑन कर ली गाइस। तो मॉडर्न स्क्रीन नहीं है। मैं शेयर कर देता हूँ, कोई बात नहीं। गाइस प्लीज़ अपना अपना कैमरा ऑन कर लो। हाँ जी, तो मैं आपको पहले मॉडर्न अप्रोच बता रहा था, इसी से हम अब तक जर्नल एंट्री बनाते आ रहे हैं। तो ये तो आपको सबको अच्छे से पता है। जितने भी अकाउंट्स हैं उनको हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल। और रूल क्या है? एसेट और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट और कम होता है तो डेबिट। क्लियर हो गया गाइस? समझ में आया? तो ये तो मॉडर्न अप्रोच हो गया। अब बात करते हैं किसका? ट्रेडिशनल अप्रोच का। अब जरा ध्यान से देखना, दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू, ठीक है, ये नई चीज है गाइस। ट्रेडिशनल अप्रोच में आप जितने भी अकाउंट्स हैं उनको पहले तो ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला कौन सा? पर्सनल अकाउंट्स, और दूसरा कौन सा? इम्पर्सनल, ठीक है। तो पहले तो जो भी आपके अकाउंट्स हैं, जितने भी आप मॉडर्न अप्रोच में कितनी कैटेगरी बना रहे थे? 5।
यहाँ पे ब्रॉडली कितनी कैटेगरी बनाई पहले हमने, 2, पर्सनल और इम्पर्सनल, ठीक है। फिर इम्पर्सनल को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, नॉमिनल और रियल। आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इम्पर्सनल को फर्दर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, नॉमिनल और रियल। तो इफेक्टिवली मैंने 3 चीजों को हाईलाइट किया। इफेक्टिवली हमारी कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स कितनी हो गई, 3, ठीक है। इफेक्टिवली कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स कितनी हो गई, 3। कौन कौन सी, पर्सनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। पहले यहाँ तक देखते हैं, फिर बात करेंगे इनका मतलब क्या है। यहाँ तक सबको समझ में आया? जितने भी अकाउंट्स थे पहले ब्रॉडली मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, और फिर उसके बाद इम्पर्सनल को भी फर्दर 2 पार्ट्स में कर दिया। तो टोटल कैटेगरी कितनी हो गई अकाउंट्स की, 3 कैटेगरी, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। क्लियर है गाइस सबको यहाँ तक? पहले मुझे थम्स अप करके बताओ। तो ट्रेडिशनल अप्रोच आपको कह रहा है कि जितने भी अकाउंट्स हैं उन सबको आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, या तो वो पर्सनल होगा, या नॉमिनल होगा, या रियल होगा। अब जरा समझते हैं कि ये पर्सनल, नॉमिनल और रियल है क्या। पर्सनल का मतलब है ऐसा कोई भी अकाउंट जो किसी पर्सन को रिलेट करता है, जो किसी पर्सन को रेफर कर रहा है, वो कहलाता है पर्सनल अकाउंट। अगर हम इसको फर्दर बाइफरकेट करना चाहें तो हम इसको बोल सकते हैं नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब, नेचुरल पर्सन मतलब आप और मैं, यानी जो बाय नेचर पर्सन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे राहुल, ईशा, शगुन, निशात, हाँ, जितने भी हम सब लोग हैं, हम सब क्या है, नेचुरल पर्सन। यानी जब भी आप अकाउंट्स में राम, श्याम, सीता, गीता ऐसे नाम देखते हो, ये सब क्या कहलाएंगे बेटा, नेचुरल पर्सन। परीक्षा बेटा बाद में नोट करना, पहले फोकस करो समझने पे, आपको मौका दूंगा स्क्रीनशॉट का, फिर आराम से नोट करना, क्योंकि नोट करते करते ना जल्दी जल्दी में फिर फोकस नहीं रहेगा समझने पे। तो मेरी रिक्वेस्ट है अभी नोट मत करो, सिर्फ फोकस करो समझने पे, ठीक है। हाँ जी, तो पर्सनल अकाउंट में पहली कैटेगरी क्या हो गई, नेचुरल पर्सन, यानी कि जो नेचुरल इंसान है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, मीता, ये सारे के सारे नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन में क्या आते हैं, बिजनेस के नाम, ठीक है। जो हम जैसे हम बात करते हैं टाटा लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, हाँ, ये सारी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि जो नेचुरली क्रिएटेड नहीं है, हमने क्रिएट करी है। क्लियर हो गया बेटा? तो जितनी भी फर्म, बिजनेस, कंपनी, जो भी हम बोलते हैं, जो इस तरह के नाम आते हैं, वो सारे के सारे क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। और तीसरा आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी एक ऐसा अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एक ग्रुप ऑफ अकाउंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कैपिटल, कैपिटल इज रिप्रेजेंटिंग होम, ओनर, ठीक है। ओनर का नाम तो लिखा नहीं मैंने, कैपिटल लिखा है, पर वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ओनर को। तो कैपिटल क्या है, एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसी तरीके से अगर जितने भी आपने वो चारों पढ़े थे ना, 4 एंट्री कराता था ना मैं आपसे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, और क्या होता था, अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये 4 कराता था। क्लोजिंग एंट्री के टाइम पे हमने डिस्कस किया था ये 4 एंट्री। तो ये जो 4 अकाउंट है, चारों के चारों, ये किसी न किसी पर्सन को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात कर रहा हूं तो इट रिप्रेजेंट्स द पर्सन टू हुम आई हैव टू पे द एक्सपेंस, जिसको मैंने अभी वो पेमेंट करनी है। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर? जैसे मान लो मेरे को किसी को सैलरी देनी थी, मैंने सैलरी नहीं दी, मान लेते राम को देनी थी, ठीक है। तो मैं अपनी बुक्स में क्या एंट्री करता हूँ, सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राम, जिसको मुझे पैसे देने थे। समझ आई बात? तो ये जो चारों अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अक्रूड इनकम, ये चारों की चारों चीजें आपकी क्या कहें, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी वो किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। पर्सन का नाम हमने डायरेक्टली नहीं लिखा है, इसीलिए वो किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है। इट इंडिकेट्स कि एक तरह से ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर हुआ गाइस? समझ में आया? तो पर्सनल अकाउंट में 3 तरह के आपके अकाउंट्स आ गए, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसी तरह से जब हम बीआर और बीपी का अकाउंट खोलते हैं तो वो भी क्या है, अगर हम बीआर और बीपी खोल रहे हैं वो भी तो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, वो रिप्रेजेंट कर रही है किसी ना किसी पर्सन को, भाई जिससे पैसे देने हैं या जिससे पैसे लेने हैं। क्लियर हुआ गाइस? पहले मुझे यहाँ तक बताएंगे, सबको समझ में आया पर्सनल अकाउंट्स का बाइफर्केशन, के टोटल पर्सनल अकाउंट्स 3 तरह के हो सकते हैं और वो तीनों क्या क्या हो सकते हैं। क्लियर है गाइस सबको? ओके, आगे चलते हैं। अब आते हैं नॉमिनल अकाउंट्स, ये तो बहुत ही आसान है। नॉमिनल अकाउंट्स क्या है, जितने भी इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट, यानी रेवेन्यू और एक्सपेंस के अकाउंट होते थे, जितने भी रेवेन्यू के अकाउंट होते थे, जैसे सेल्स, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, और एक्सपेंस के ले लो, रेंट पेड, फ्रेट, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, जितने भी हमारे रेवेन्यू और एक्सपेंस के अकाउंट होते थे वो सारे के सारे यहाँ क्या कहलाते हैं, नॉमिनल अकाउंट। क्लियर हुआ गाइस? समझ में आई मेरी बात? ठीक है। अब बचा क्या, रियल अकाउंट।
तो अगर आप ध्यान से सोचो भाई क्या क्या कवर हो गया, पर्सनल कवर हो गया जिसमें सारे पर्सन आ गए, नॉमिनल कवर हो गया, अब रियल में क्या आता है, रियल में आता है सारे के सारे एसेट्स, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट, ध्यान से सुनना भाई ये सब लिखा हुआ है अभी जो मैं बोल रहा हूँ सब लिखा है अभी दिखाऊंगा, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट दोज कवर्ड इन पर्सनल अकाउंट, सारे एसेट आपके कहाँ थे रियल में, लेकिन उनको छोड़ के जो पर्सनल में ऑलरेडी कवर हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कैश, तो कैश तो पर्सनल में कवर नहीं हुआ तो कहाँ आएगा, रियल में। फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब अभी पर्सनल में कवर हुए क्या, नहीं हुए, तो कहाँ आएंगे, रियल में। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ डेटर, यानी राम श्याम मोहन सीता गीता, तो ये सब कहाँ आएंगे, पर्सनल में, क्योंकि ये पर्सनल में अलग से कवर हो गए। तो यानी रियल में क्या आता है, सारे एसेट्स एक्सेप्ट दोज ऑलरेडी कवर्ड इन पर्सनल अकाउंट। क्लियर हुआ गाइज? पहले मुझे यहाँ तक देखो, आराम से शांति से देखो, मैंने आपको एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं, शांति से देखो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि जो मैंने बाइफरकेशन किया है वहाँ 5 बाइफरकेशन होते थे, 5 ग्रुप में, 5 ग्रुप कैटेगरी बना रखी थी, यहाँ पे कितनी है, सिर्फ 3, ठीक है। और अभी मैं दोनों को कंपेयर भी करके बताऊंगा कि वहाँ जो चीज़ें आती थी कहाँ जा रही थी और यहाँ कहाँ आ रही है, पर अभी पहले मोटा मोटा अगर इंडिविजुअली समझे, ये समझ में आया कि पर्सनल में क्या आता है, जो भी अकाउंट आपका किसी पर्सन को रिलेट करता है पर्सनल में आ गया। नॉमिनल में क्या आता है, रेवेन्यू और एक्सपेंस वाले अकाउंट। और रियल में क्या आता है, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट पर्सनल। क्लियर? हाँ जी, किसी को डाउट? निशात आपने पहले हैंड रेज किया था, डाउन कर लिया, क्या डाउट था बेटा? और किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। हाँ सस्लीन बताओ बेटा। सर बैंक लोन किस कैटेगरी में आएगा? बैंक लोन किस में आएगा, आप ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा। सर शायद रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बिल्कुल अकाउंट। सही बताया तूने, मजा आ गया। देख अपने आप आंसर दे देते हो तो और अच्छा लगता है। देखो जैसे क्या होगा, आईसीआईसीआई बैंक लोन तो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, आईसीआईसीआई बैंक को, है ना। या राम यस। बैंक, राम लोन अकाउंट, तो राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे लोन लिया उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहाँ आएगा, पर्सनल में आएगा। बिल्कुल ठीक बोला बेटा। और कोई डाउट सस्लीन? नो सर। हाँ निशात बताओ बेटा। सर नॉमिनल अकाउंट्स में सारे रेवेन्यू और एक्सपेंस कवर हो रहे हैं एक्सेप्ट ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और नहीं एक्सेप्ट नहीं, ये एक्सेप्ट नहीं है भाई, ये एक्सपेंस और वो रेवेन्यू थोड़ी उसमें ना है। एक सेकंड निशात, एक सेकंड। अगर मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलता हूं तो दिस इज नॉट एक्सपेंस, दिस इज व्हाट, लायबिलिटी। तो कंफ्यूज मत हो। अगर मैं आउटस्टैंडिंग रेंट बोल रहा हूं, आउटस्टैंडिंग रेंट और रेंट में फर्क समझाया था ना, रेंट एक्सपेंस होता है, आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है, लायबिलिटी। ठीक है, तो यानी कि नॉमिनल अकाउंट में मैंने कोई एक्सेप्शन नहीं कहा, मैंने कहा जितने भी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस सारे आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी ईशा पूछो बेटा, क्या डाउट है? सर बैंक लोन तो एक्सपेंस होता है, तो फिर वो हाँ नॉमिनल एक्सपेंस अकाउंट कैसे हो गया, बैंक लोन तेरा खर्चा है, एक्सपेंस तो खर्चा होता है बेटा, बैंक लोन खर्चा तो नहीं है, बैंक लोन तो लायबिलिटी है बेटा। आपने किसी से बैंक से लोन लिया, सुनो कोई बात नहीं, समझो होती है गलतियां ये, कोई बात नहीं, समझते हैं। आपने किसी बैंक से लोन लिया तो वो तो आपको फ्यूचर में पे करना है ना, रीपे करना है वापस, तो क्या हो गया, यू हैव एन ऑब्लिगेशन टू रीपे दिस मनी बैक। ठीक है, यू हैव एन ऑब्लिगेशन टू रीपे दिस मनी बैक, तो आपके लिए क्या होगा, लायबिलिटी। ठीक है, छोटा भाई है। हाँ जी चलो आगे चले, और किसी को कोई डाउट? चल सकते हैं आगे। ओके गाइज, मैंने ये लिखा हुआ है जो आपको बताया था, प्लीज यहाँ पे देखिए, वही चीजें लिखी हुई हैं, एक बार पढ़ लो, फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट एक साथ दूंगा बाद में ले लेना एक साथ, पहले सिर्फ पढ़ लो एक बार शांति से, देखो मैंने क्या लिखा है, और कोई चीज समझ नहीं आए तो वो मेरे से पूछना। पर्सनल अकाउंट मैंने लिखा अकाउंट रिलेटेड टू एनी पर्सन, जिसमें मैंने एग्जांपल्स देखो क्या दिए हैं, राम श्याम सीता गीता मीता, ये तो सारे के सारे कौन से हो गए, नेचुरल। और फिर उसके अलावा क्या लिखा है, कैपिटल, ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव। फिर क्या लिखा है, राहुल फर्नीचर लिमिटेड, ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन। अभी आपको याद नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं, याद अभी जैसे जैसे करोगे तो याद होगा। हाँ, इसके बाद टाटा लिमिटेड, ये भी आर्टिफिशियल है। रिलायंस लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल, क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, पर्सनल क्लियर हो गया। रियल में आते हैं, अकाउंट्स रिलेटेड टू एसेट्स एक्सेप्ट दोज ऑलरेडी कवर्ड अंडर पर्सनल, ये बताया था मैंने, ये बोला था ना। तो पर्सनल को छोड़ के बाकी सारे के सारे यहाँ आ गए।
कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, व्हीकल, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क सब आ गए। जो एसेट दिमाग में आता है सारे आ जाएंगे एक्सेप्ट जो पर्सनल में कवर है। क्लियर? अब आते हैं नॉमिनल में। तो नॉमिनल में क्या होगा? अकाउंट्स रिलेटेड टू रेवेन्यू या इनकम, एक ही बात हम लेके चलते हैं, रेवेन्यू, इनकम या गेन, कुछ भी आप जो भी नाम दिमाग में रखते हो, एंड एक्सपेंस या लॉसेस। ठीक है, तो रेवेन्यू, एक्सपेंसेस जो भी हम ये बोल रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ कहाँ पे आ गए? नॉमिनल में आ गए। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रेंट, सैलरी, रिपेयर, ये सब खर्चे आपके, परचेज। और रेवेन्यू में क्या आएगा? सेल, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्लियर है गाइस? मेरे को थम्स अप करके बताओ अगर यहाँ तक क्लियर है तो, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, अब जरा थोड़ा सा पीछे से कंपेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो मैंने यहाँ पे कंपेयर करके दिखाया है, दोबारा से करके दिखाता हूँ क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये मैं खुद दोबारा से ही बना के आपको दिखाता हूँ। देखो भाई, दोनों चीज़ों को एक बार ज़रा कंपेयर कर लेते हैं। जो चीज़ें हमारी पहले होती थी मॉडर्न अप्रोच पे, AELRC होती थी भाई, एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल। तो अकाउंट तो वही सारे हैं, यहाँ हम 5 कैटेगरी में कर रहे थे, अब हम किस में कर रहे हैं? 3 कैटेगरी में। तो कैसे कैसे अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो कैसे कैसे कौन सी चीज़ जो पहले कहाँ जाती थी और अब कहाँ जा रही है, तो वो थोड़ा सा आपको आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, जहाँ तक हमारे एक्सपेंस, ध्यान देना बेटा, एक्सपेंस और रेवेन्यू का सवाल है, ये दोनों की दोनों चीज़ें तो हमारी कहाँ जा रही है बेटा? नॉमिनल में। ये दोनों तो हमारी कहाँ जा रही है? नॉमिनल में। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, वहाँ 2 अलग अकाउंट्स में जाती थी, एक्सपेंस और रेवेन्यू, यहाँ सीधा सीधा क्या बुलाएंगे हम उसको? नॉमिनल अकाउंट। क्लियर हो गया गाइज? ये तो सिंपल है। ठीक है, एसेट्स में मैंने आपको बताया एसेट्स सारे कहाँ जा रहे हैं? रियल में। एक्सेप्ट कुछ एसेट्स कहाँ जा रहे हैं? पर्सनल में। कुछ एसेट्स पर्सनल में जा रहे हैं, तो रियल एंड पर्सनल लिख दूं। कुछ एसेट्स जो आपके जो पर्सन को रिलेट करते हैं वो पर्सनल में जा रहे हैं। एग्जांपल देना कौन से है? जैसे डेटर, जो भी डेटर थे आपके, राम, श्याम, सीता, गीता, मीता, सब डेटर ही तो थे जो आपके एसेट्स में आ रहे होंगे, वो सब कहाँ जा रहे हैं? पर्सनल। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, कैपिटल आपका कहाँ जा रहा है? देखो जरा, पर्सनल में, कैपिटल पर्सनल है। और लाइबिलिटी कहाँ जा रही है? ये भी तो सारी पर्सनल है। लाइबिलिटी किसी ना किसी पर्सन को ही तो रिप्रेजेंट कर रही होगी। सोच के देख लो, एग्जाम्पल सोच लो, क्या क्या आ सकता है? क्रेडिटर आ सकते हैं, ठीक है, क्रेडिटर आ सकते हैं, उसके अलावा आपका आ सकता है बिल्स पेबल, उसके अलावा आ सकता है लोन। ये सब किसी ना किसी पर्सन को तो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यानी पर्सन में आ क्या रहा है? एक तो लाइबिलिटी, कैपिटल और एसेट्स में से कुछ एसेट्स। अगर मैं दोनों चीजों को कंपेयर करना चाहूँ तो ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपका रेवेन्यू और एक्सपेंस तो सीधा सीधा नॉमिनल में जा रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंस तो सीधा सीधा नॉमिनल में जा रहा है। कैपिटल, लाइबिलिटी और एसेट्स में से जो पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो पर्सनल में जा रहे हैं, और जो बाकी एसेट बच गए वो सारे रियल में जा रहे हैं। क्लियर? लाइबिलिटी सारी पर्सनल में चली जाती है, लाइबिलिटी में और कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ निशात बताओ बेटा, क्या कहना चाह? सर जैसे हमारी कोई लाइबिलिटी होती है, अगर मैंने परचेज किया है किसी से, जैसे राम से, तो हम टू राम लिख देते हैं। अगर हम जर्नल एंट्री करते हैं बिल्कुल, तो हम राम लिखते हैं, उसमें हम राम लोन नहीं लिखते, तो वो नेचुरल में क्या आएगा लिखते हैं या हम? राम फिर क्या नहीं लिखते बेटा? दोबारा बोलो। सर जैसे हमें उसको रीपे करना होता है, अगर हाँ, अगर हमने क्रेडिट पे लिया है तो वो हम टू राम लिखते हैं जर्नल एंट्री में, तो वो राइट, नेचुरल में आएगा या नेचुरल, रिप्रेजेंटेटिव? नेचुरल में आएगा बेटा, बिल्कुल नेचुरल में आएगा। रिप्रेजेंटेटिव तब आता है जब उस पर्सन का नाम वहां पे आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो वो नेचुरल में आएगा, बिल्कुल नेचुरल में आएगा। कैपिटल सर इज अगर रिप्रेजेंटेटिव, क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल में तो आप नाम लिख नहीं रहे हो, है ना, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पर्सन को जिसका नाम आपने लिखा नहीं था। तो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव एक ग्रुप ऑफ पर्सन बता रहा होता है। जैसे मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोला, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में अब आपको क्या पता कौन किस बंदे को वो आपने पे करना है, वो तो आपको डिटेल में जाओगे तो पता चलेगा, है ना। हो सकता है एक से ज्यादा कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, एक से ज्यादा लोगों को पे करने, तो वो सारे के सारे क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो सर जो क्रेडिटर और डेटर होंगे तो वो नेचुरल में आएंगे? अगर क्रेडिटर और डेटर के नाम की बात कर रहा हूँ, राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, तो ये सारे के सारे कहाँ आएंगे? आपके नेचुरल पर्सन में। और अगर ये क्रेडिटर डेटर में आपके वो भी तो हो सकते हैं, टाटा लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, तो फिर कहाँ जाएंगे? आर्टिफिशियल पर्सन में आ जाएंगे। क्लियर? लेकिन अगर मैं इस ग्रुप की बात करता हूँ, डेटर, अगर डेटर एज अ ग्रुप की बात करता हूँ तो वो रिप्रेजेंटेटिव में आएगा। अगर मान ले कई बार हमें नाम नहीं दिया होता तो हम डेटर के नाम वो लिख देते हैं ना, डेटर लिख देते हैं इंस्टेड ऑफ नेम, डेटर टू सेल्स। लेट्स, अगर मैं ये एंट्री कर रहा हूँ तो फिर ऐसे केस में अगर डेटर लिख रहा हूँ तो वो क्या हो गया? फिर रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि नाम तो आया नहीं यहाँ पे अभी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यस। डिपेंड करता है आप किस नाम से एंट्री कर रहे हो, अकाउंट का नाम क्या है।
और कोई डाउट गाइस यहाँ तक? तो मैंने कोशिश करी आपकी दोनों चीज़ों को कंपेयर करने की, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि जो चीज़ें पहले AELRC में जाती थी, उनमें से कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ जा रही है। एसेट वाली चीज़ दो में से एक में जा सकती है, या तो रियल में या पर्सनल में। एक्सपेंस और रेवेन्यू हमेशा नॉमिनल में जा रहा है पूरा का पूरा, और लाइबिलिटी और कैपिटल पर्सनल में जा रहा है। क्लियर? ठीक है गाइस। अब इसका रूल क्या है, जरा रूल समझते हैं। देखो भैया, ये रूल है इसका। हमने वहां तो समझा था AELRC एसेट और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट कम होता है तो क्रेडिट, वहां ऐसे करके करा था ना। यहाँ रूल क्या है, रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। ये आ रहा है जा रहा है वाली चीज हमने करी थी, याद करो कहाँ पे करी थी, अकाउंटिंग इक्वेशन में करी थी। अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ आ रहा होता था तो उसको प्लस करते थे, कुछ जा रहा होता था तो माइनस करते थे। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट करने को कह रहा है, ठीक है। क्योंकि ये क्यों कह रहा है, रियल क्या है, रियल में तो एसेट आते थे ना सारे, एसेट्स में ये इजी रहता है ना समझने में कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है। एसेट्स में तो इजी है, तो इसीलिए रूल क्या बन गया, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पर्सनल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी पर्सन को, या तो वहां से कुछ आ रहा होगा या कुछ हम उसको दे रहे होंगे। तो कह रहा है कि अगर कुछ जो रिसीवर है उसको डेबिट कर दो और जो गिवर है उसे क्रेडिट कर दो। तो अगर पर्सनल में अगर जो बंदा जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं उस अकाउंट की, अगर वो रिसीवर है तो डेबिट हो जाएगा, अगर वो गिवर है तो क्रेडिट हो जाएगा। अभी रूल लगा के देखेंगे, एग्जांपल लेंगे, रूल लगा के देखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं नॉमिनल में क्या है। नॉमिनल का बहुत आसान सा रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट कर दो और सारे इनकम और गेन्स को क्रेडिट कर दो। क्लियर? ठीक है। तो ये तीन रूल है बेटा। आपसे अगर हो सकता है डायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर द रूल्स फॉर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, तो फिर आपको ये याद होने चाहिए बेटा, ठीक है। हालांकि हम आगे गोइंग फॉरवर्ड हमेशा कौन सा यूज करेंगे, आसान वाला कौन सा है, जो आपका मॉडर्न अप्रोच है। लेकिन हाँ, आना ये भी चाहिए, और इससे भी करके देखते हैं सारी एंट्री से आप ये वाला रूल लगाकर भी वहीं पहुंचोगे जहां हमने जो जनरल एंट्री सीखी थी पहले, ठीक है। वही सेम जनरल एंट्री बनेगी, एंट्री अलग नहीं होगी, बस रास्ता थोड़ा फर्क है। अब यहाँ फर्क क्या है, यहाँ पे तीन अलग अलग रूल है यार। वो आसान था कि नहीं था, जो बढ़ रहा है डेबिट, जो कम हो रहा है क्रेडिट, एसेट और एक्सपेंस में। इसी तरह लाइबिलिटी इनकम कैपिटल में उसका उल्टा हो गया था, तो आसान था वो तो, बढ़ रहा है कम हो रहा है देखना। यहाँ पे सबका अलग रूल है। तो पहले तो आइडेंटिफाई करो रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है। पहले तो वहां पे चैलेंज आता है, कई बार कंफ्यूजन होती है कि रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है। पहली चीज तो वहां दिक्कत आती है। दूसरी, रियल का अलग रूल लगेगा, पर्सनल का अलग रूल लगेगा, नॉमिनल का अलग रूल लगेगा, तीनों के रूल अलग अलग है। तो थोड़ा सा यहाँ पे स्टूडेंट्स डिफिकल्टी फेस करते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करें। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सी। मैंने एक लिखा हुआ है बेटा, स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो जरा। राम स्टार्टेड बिजनेस ₹1 लाख। आप लोग ट्राई करके देखो अपने पास। सबसे पहला स्टेप तो वही है बेटा कि दो अकाउंट्स कौन से अफेक्ट हो रहे हैं, पहले तो वो लिखो, ठीक है। सबसे पहले लिखो दो अकाउंट्स, अपनी कॉपी में करो, मैं पूछूंगा बेटा फिर, ठीक है। अपनी कॉपी में करो प्लीज। सबसे पहले लिखो दो अकाउंट्स कौन से अफेक्ट हो रहे हैं। वो तो सेम स्टेप है जैसे आप मॉडर्न अप्रोच में करते थे, वो यहाँ भी है। फिर उन रिस्पेक्टिव अकाउंट्स के आगे अब लिखो, पहले लिखते थे आप कैटेगरी एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल। अब क्या लिखोगे, रियल, पर्सनल या नॉमिनल, ठीक है। तो अब उसके आगे लिखो जो भी आपने अकाउंट्स आइडेंटिफाई करें, क्या वो रियल है, क्या वो पर्सनल है या नॉमिनल है, दोनों के आगे लिखो, ठीक है। क्लियर? पहले यहां तक करते हैं। तो किसने कर लिया इतना स्टेप मुझे बताओ, हैंड रेज करो, फिर उससे डिस्कस करेंगे। ओके, परीक्षा बताओ भाई, कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। और बाकी लोग क्या चक्कर है भाई, भव्या, प्रथम, आरव, आप लोग के हैंड रेज नहीं है, यहां तक नहीं पहुंचे अभी तक, साथ साथ कर नहीं रहे, करो भाई। सर दो अकाउंट, पहले तो कैश एंड कैपिटल है। हाँ, कैश और कैपिटल अफेक्ट हो रहा है, ये तो सभी को पता होगा भाई, ये तो सबको पता होना चाहिए। कैश और कैपिटल अफेक्ट हो रहा है, ये तो हमने मॉडर्न में भी ऐसे ही किया था। अब कैश क्या है और कैपिटल क्या है ये बताओ। कैश रियल है, कैपिटल पर्सनल है। ये ले, अरे बाप रे, दिख भी गया आगे का। हाँ, कैश क्या है, देखो सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, कैश क्या है, रियल है, और कैपिटल क्या है, पर्सनल है। अभी थोड़ी देर पहले सीखा यही चीज। कैश क्योंकि आपका एसेट है, एसेट रियल में जाएगा, और कैपिटल आपका किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनर को, तो वो पर्सनल में जाएगा। अब रियल का रूल क्या है बेटा, परीक्षा कहाँ गई परीक्षा? सर रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन। हाँ, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पूरा बोलो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब इस केस में हमारे पास पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, वापस से देखो सिचुएशन क्या है। राम स्टार्टेड बिजनेस ₹1 लाख, तो बिजनेस के पास तो पैसे आ रहे हैं ना भाई, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पैसे आ रहे हैं, तो मैंने क्या लिखा, कम्स इन, देखो ध्यान से,
मैंने क्या लिखा इसके बाद, कम्स इन। आइडेंटिफाई करो रियल में कम आ रहा है पैसा या जा रहा है, तो पैसा आ रहा है इस केस में तो आगे लिख दिया कम्स इन। कम्स इन का मतलब डेबिट हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? और कैपिटल का रूल क्या था बेटा? आई मीन पर्सनल का रूल। पर्सनल का रूल देखो क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे जो ओनर है वो दे रहा है पैसे या वो ले रहा है पैसे? दे रहा है।